हेलो डियर स्टूडेंट। मैं परमेश कुमार सैनी एक बार फिर से आप सभी लोगों का एपीएस नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों के साथ आज अवेलेबल हूं फिर से एक नए टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग के। तो आज अपन डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग की एक नई यूनिट जिसका नाम है, आज की जो अपनी यूनिट होगी वो होगी किसके ऊपर, कि नर्सिंग प्रोसेस इन साइकेट्रिक नर्सिंग एंड असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। कि जो साइकेट्रिक जो नर्सिंग है उसके अंदर नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है, और जो साइकेट्रिक जो पेशेंट है प्यारे बच्चों उसका असेसमेंट कैसे करेंगे। तो आज की जो अपनी यूनिट होगी उस यूनिट में अपन डिस्कस करेंगे दो चीजें। कितनी चीजें प्यारे बच्चों? दो चीजें अपन असेस करेंगे। एक तो अपन असेस करेंगे कि जो नर्सिंग प्रोसेस जो होती है, नर्सिंग प्रोसेस जो होती है किसके अंदर है प्यारे बच्चों? नर्सिंग प्रोसेस जो होती है किसके अंदर? साइकेट्रिक के अंदर। वह क्या होती है? एंड असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेटस। तो दो चीजें, इस यूनिट को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक अपन पढ़ेंगे नर्सिंग असेसमेंट इन साइकेट्रिक और एक अपन पढ़ेंगे असेसमेंट, किसका? असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेटस। की मेंटल हेल्थ का स्टेटस का पता लगाने के लिए कैसे पेशेंट को असेस किया जाएगा। तो आपको पता है कि साइकेट्रिक जो है वो स्पेशलाइज फील्ड है मेडिकल फील्ड के अंदर। तो सीधी सी बात है, स्पेशलाइज फील्ड है और इसके अंदर क्या किया जाता है, जो साइकेट्रिक जो पेशेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको केयर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो जो साइकेट्रिक जो पेशेंट है उनको केयर प्रोवाइड करवाने का क्या सिस्टम है, इसी को बोलते हैं। और वो नर्सिंग जो केयर है आप कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, तो आपको पता है कि जो नर्सिंग जो केयर है वो प्रोवाइड करवाई जाती है एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको नर्सिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन साइकेट्रिक पेशेंट की केयर जो प्रोवाइड करवाते हैं वो भी एक नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू प्रोवाइड करवाएंगे एज ए नर्स, और इसको क्या बोलेंगे? नर्सिंग प्रोसेस इन साइकेट्रिक। तो अपन पढ़ेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस इन साइकेट्रिक क्या होती है। तो अब अपन डिस्कस करते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग प्रोसेस इन साइकेट्रिक की डेफिनेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन में आपको पता है कि इस नर्सिंग प्रोसेस के द्वारा क्या प्रोवाइड करवाई जाती है, तो केयर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो क्लियरली मेंशन है कि जो नर्सिंग जो प्रोसेस है वो क्या है? इज एन ऑर्डरली सिस्टेमेटिक मैनर। एक क्या है? ऑर्डरली सिस्टेमेटिक मैनर। नर्सिंग प्रोसेस के अंदर अपन ऑर्डर फॉलो करते हैं किसका? साइकेट्रिस्ट का। यहाँ कौन सी नर्सिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों? में यहाँ बात कर रहा हूं मैं साइकेट्रिक नर्सिंग प्रोसेस की। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि ऑर्डरली सिस्टेमेटिक वे है, मतलब इसके अंदर ऑर्डर फॉलो किया जाता है किसका? साइकेट्रिक पर्सन का। और सिस्टेमेटिक मैनर्स ऑफ डिटरमाइनिंग द पेशेंट प्रॉब्लम, मेकिंग प्लान टू सोल्व देम, इनिशिएटिंग प्लान और असेसिंग others, or implementation and evaluating the extent to which the plan was effective in resolving problem identify। कि जो साइकेट्रिक जो नर्सिंग प्रोसेस होती है वह एक ऑर्डरली सिस्टेमेटिक वे होता है। किस चीज का ऑर्डरली सिस्टेमेटिक वे होता है प्यारे बच्चों? डिटरमाइन करना, पता लगाना किस चीज का? पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम्स का, और उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए क्या बनाना? मेकिंग प्लान टू सोल्व देम, और इनिशिएट करना प्लान टू असेसिंग, कि ये असेस करने के लिए कि जो आपने पेशेंट पे इंप्लीमेंट किया है, जो आपने प्लान पेशेंट पे इंप्लीमेंट किया है वह इफेक्टिव है या नहीं है, टू सोल्व प्रॉब्लम। कि जो प्रॉब्लम है जो आपने आइडेंटिफाई किया उस आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो प्लान अपन ने बनाया वो इफेक्टिव है या नहीं है, इसको पता लगाना। ये सारा का सारा किसके अंदर आता है? नर्सिंग प्रोसेस के अंदर। शॉर्ट में वी कैन से कि नर्सिंग प्रोसेस, साइकेट्रिक में जो नर्सिंग प्रोसेस होती है वह ऑर्डरली एक सिस्टेमेटिक मैनर होता है, प्रोवाइड केयर ऑफ पेशेंट एंड मेकिंग प्लान फॉर सोल्विंग पेशेंट प्रॉब्लम, और
टू इनिशिएट प्लान या टू फाइंड आउट आना विच प्लान वाज इफेक्टिव इन सोल्विंग द प्रॉब्लम। कहने का मतलब कौन सा प्लान पेशेंट के लिए इफेक्टिव है इसका पता लगाना, किस प्लान को अपने को मॉडिफाई करना है इसको पता लगाना, ये किसके द्वारा किया जाता है, नर्सिंग प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि जो नर्सिंग प्रोसेस क्या है, एक सिस्टमेटिक मैनर है साइकेट्रिक पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवाने का, साइकेट्रिक पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने का और साइकेट्रिक पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए प्लान इनिशिएट करने का, प्लान इंप्लीमेंट करने का और इवेल्युएट करने का एक सिस्टमेटिक जो मैनर होता है, जो वे होता है प्यारे बच्चों, वो कहलाता है नर्सिंग प्रोसेस। और आपको सबको पता है कि नर्सिंग जो प्रोसेस होती है उसकी कितनी स्टेप्स होती हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस की 5 स्टेप होती है प्यारे बच्चों। कितनी स्टेप होती हैं? 5 स्टेप होती हैं। असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन। आपने फर्स्ट ईयर में भी नर्सिंग प्रोसेस पढ़ा होगा और फर्स्ट ईयर के अंदर जो नर्सिंग प्रोसेस पढ़ा था आपने, जनरल नर्सिंग प्रोसेस पढ़ा था, उसके अंदर भी आपने 5 स्टेप्स पढ़ी थी। किसकी 5 स्टेप्स पढ़ी थी? नर्सिंग प्रोसेस की कितनी पढ़ी थी आपने? 5 स्टेप्स पढ़ी थी। प्रोसेस ऑफ नर्सिंग की कितने स्टेप पढ़ी थी आपने? 5 पढ़ी थी। यहां पर अपन साइकेट्रिक नर्सिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो इसकी भी कितनी स्टेप्स होती है प्यारे बच्चों? 5 स्टेप्स होती हैं। एक होता है असेसमेंट, सेकंड होता है डायग्नोसिस, थर्ड होता है प्लानिंग, फोर्थ होता है इंप्लीमेंटेशन और फिफ्थ होता है इवेल्युएशन। तो अब यहां पर क्या है कि जो थोड़ा सा जो असेसमेंट होता है साइकेट्रिक पेशेंट का, वो कंपैरिजन टू द जनरल पेशेंट अलग होता है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अपन डिस्कस करेंगे असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट क्या होता है? तो नर्सिंग असेसमेंट इन साइकेट्रिक क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि जो नर्सिंग असेसमेंट होता है उसके अंदर क्या किया जाता है। आपको पता है कि असेसमेंट के द्वारा जनरली तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट होती है, पर यहां पर साइकेट्रिक पेशेंट है तो वहां यहां पर जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट डाटा जो कलेक्ट करने का जो वे होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा कंपैरिजन टू द जनरल पेशेंट। बिकॉज कि पेशेंट के जो माइंड के जो कंपोनेंट होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और पेशेंट क्या नहीं बता पाता है, अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ पर वी कैन से कि थोड़ा सा जो असेसमेंट होगा साइकेट्रिक पेशेंट का वो अलग होगा कंपेरिजन टू द जनरल पेशेंट। कैसे? असेसमेंट जो होता है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट हेल्थ। कि नर्सिंग असेसमेंट के द्वारा डाटा क्या किए जाते हैं? कलेक्ट किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, एनालाइज की जाती है इंफॉर्मेशन किसके बारे में? पेशेंट हेल्थ के बारे में। और जो ये नर्स ये जो डाटा ऑब्टेन कर रही है ये असेसमेंट के अंदर मैनी सोर्सेज से करती है। वो सोर्सेज कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? तो अपन 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे कि जो असेसमेंट के अंदर क्या करती है, नर्स डाटा कलेक्ट करती है, ऑर्गेनाइज करती है, एनालिसिस करती है डाटा अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट। और ये जो डाटा होते हैं ये डिफरेंट सोर्सेज से पेशेंट के कलेक्ट किए जाते हैं। अब उसमें कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट प्यारे बच्चों क्या आ गया? कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट में सबसे पहले आता है क्लिनिकल इंटरव्यू, मतलब पेशेंट से क्वेश्चनिंग की जाती है अबाउट द हेल्थ इश्यूज, उसके हेल्थ इश्यूज के बारे में। सेकंड आता है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, कंप्लीट पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है। यहाँ पर जो हिस्ट्री जो ली जाएगी पेशेंट की हिस्ट्री जो ली जाएगी प्यारे बच्चों वो पेशेंट से भी ली जाएगी एंड पेशेंट्स के जो रिलेटिव है, पेशेंट के जो रिलेटिव है उनसे ली जाएगी। क्योंकि पेशेंट कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री नहीं बता पाएगा अगर पेशेंट को साइकोटिक डिजीज है। तो इस कंडीशन में जो पेशेंट की हेल्थ के रिगार्डिंग जो हिस्ट्री है वो किससे कलेक्ट की जाएगी प्यारे बच्चों? वो कलेक्ट की जाएगी रिलेटिव से। सेकंड नंबर पे आता है प्यारे बच्चों हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। थर्ड नंबर पे आता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, MSE जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है शॉर्ट के अंदर? MSE, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज ए मेथड टू इवेल्युएट कि जो आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवा रहे हो साइकेट्रिक के अंदर वो इफेक्टिव है या नहीं है। ये भी किससे पता लगाया जाता है? MSE से पता लगाया जाता है। जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो उससे पेशेंट को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका भी पता किससे लगाया जाता है? MSE से पता लगाया जाता है। तो वी कैन से इन शॉर्ट और इजी वर्ड कि MSE एक वह मेथड होता है जिसके द्वारा साइकेट्रिक
के अंदर पेशेंट को प्रोवाइड करवाया जा रहा ट्रीटमेंट इफेक्टिव है या नहीं है, इसका पता लगाया जाता है। पेशेंट का असेसमेंट किया जाता है, पेशेंट का माइंड स्टेटस क्या है इसका भी एवेल्युएशन किया जाता है। और नेक्स्ट आता है 4 नंबर पे रिकॉर्ड फ्रॉम अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। और नेक्स्ट जो असेसमेंट का जो कंपोनेंट है जिसके द्वारा पेशेंट के हेल्थ के बारे में डाटा कलेक्ट किए जाते हैं वो होता है प्यारे बच्चों रिकॉर्ड्स फ्रॉम अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। देन इसके अलावा आपके लेबोरेटरी और साइकोलॉजिकल टेस्ट आ गए। देन इसके अलावा जो असेसमेंट किया जाएगा प्रोफेशनल पर्सन सच एज साइकेट्रिक नर्स हो गई, साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकेट्रिस्ट, उनसे जो डाटा कलेक्ट होंगे, उनसे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी वो भी पेशेंट के किस में काम में ली जाएगी, पेशेंट को असेस करने में। मतलब असेसमेंट से पेशेंट के हेल्थ के बारे में एप्रोप्रिएट डाटा कलेक्ट किए जाएंगे और पेशेंट की प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। देन असेसमेंट के बेस पे ही क्या बनाया जाता है प्यारे बच्चों, असेसमेंट के बेसिस पे बनाया जाता है डायग्नोसिस। तो असेसमेंट के कंपोनेंट थे क्लिनिकल इंटरव्यू, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, एमएससी, रिकॉर्ड फ्रॉम अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, लेबोरेटरी एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड असेसमेंट बाय अदर प्रोफेशनल। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एमएससी क्या होती है और मैं आप लोगों को बता देता हूं डियर स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, कि एमएससी जो होता है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला टॉपिक है। तो एमएससी के बारे में आप लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि एमएससी होती क्या है। तो बात की जाए एमएससी की, तो एमएससी क्या है? द एमएससी इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर ए पेशेंट इज एक्सपीरियंस एबनॉर्मलिटी इन थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। कि एमएससी वह मेथड होता है प्यारे बच्चों, कौन सा मेथड होता है जिसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, जिसके द्वारा पता लगाया जाता है किस किस चीज का, कि एक पेशेंट एक्सपीरियंस तो नहीं कर रहा एबनॉर्मलिटी किस किस के अंदर, एबनॉर्मलिटी इन थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी, फीलिंग्स और बिहेवियर। कि पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, फीलिंग्स कैसा है, उसका जो रीजनिंग एबिलिटी है उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है या थिंकिंग के अंदर एबनॉर्मलिटी, इन सबको फाइंड आउट करने के लिए प्यारे बच्चों क्या की जाती है, एमएसई, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अब ये एमएससी चलो पता लग गया कि एमएससी से ये करते हैं वो करते हैं, इसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, बिहेवियर एबिलिटी है, बिहेवियर में अल्टरेशन, देन इसके अलावा आपकी जाए फीलिंग्स और बिहेवियर में अल्टरेशन का पता। बट कैसे लगाया जाता है, क्या होता है ऐसा एमएससी में जिससे पता लगता है? तो बात करते हैं प्यारे बच्चों कि एमएससी के अंदर किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है जिससे पता लगता है कि पेशेंट की थिंकिंग नॉर्मल है या नहीं है, जिससे पता लगता है कि पेशेंट का बिहेवियर नॉर्मल है या नहीं है, जिससे पता लगता है कि पेशेंट की रीजनिंग एबिलिटी इफेक्ट है या नहीं है। तो एमएससी के अंदर सबसे पहले चेक किया जाता है प्यारे बच्चों, क्या चेक किया जाता है रे? उसके अंदर चेक किया जाता है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। क्या मतलब होता है? सबसे पहले पेशेंट का जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर देखा जाता है कि पेशेंट जनरली कैसा बिहेव कर रहा है, पेशेंट जनरली कैसा दिख रहा है, मतलब पेशेंट ने ड्रेसिंग अब सेंस क्या है, पेशेंट की हाइजीनिक कंडीशन उसने मेंटेन रख रखी है या नहीं रख रखी है, पेशेंट फिजिकली जनरली सैड दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये मतलब पेशेंट का जनरल अपीयरेंस देखा जाता है, जनरल बिहेवियर पैटर्न देखा जाता है। क्योंकि जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर पैटर्न नॉर्मल होगा तो पेशेंट का माइंड के जो कंपोनेंट है वो भी क्या होंगे, नॉर्मल। अगर पेशेंट के जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर में ही क्या है, अल्टरेशन है या एबनॉर्मलिटी है, तो प्यारे बच्चों पेशेंट के जो माइंड के कंपोनेंट है वो भी क्या होंगे, एबनॉर्मल होंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट जिसके द्वारा एमएससी परफॉर्म की जाती है वो है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। सेकंड आता है प्यारे बच्चों, क्या आता है प्यारे बच्चों, स्पीच। और स्पीच के अंदर क्या चेक किया जाता है, स्पीच का जो पैटर्न होता है, स्पीच का जो क्या होता है, पैटर्न जो होता है, स्पीच पैटर्न चेक किया जाता है। यहाँ पर टोन ऑफ वॉल्यूम चेक की जाती है कि जो पेशेंट जो है वो किस टोन में जवाब दे रहा है, हाई टोन में दे रहा है, हाई टोन है या लो पिची साउंड है, या फिर पेशेंट जो है एक 3-4 बार बोलने पे जवाब दे रहा है, म्यूट है, मोशनलेस। कहने का मतलब स्पीच के अंदर चेक की जाती है पेशेंट की
टोन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टोन। देन इसके अलावा थॉट, थॉट के अंदर चेक किया जाता है पेशेंट के अंदर थॉट के डिसऑर्डर तो प्रेजेंट नहीं है, थॉट का फॉर्मेशन का डिसऑर्डर या प्रोग्रेशन का डिसऑर्डर या कंटेंट का डिसऑर्डर या कंक्लूजन का डिसऑर्डर, मतलब कि थॉट पेशेंट की नॉर्मल है या नहीं है, इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, इसका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आता है मूड एंड अफेक्ट। मूड एंड अफेक्ट में क्या चेक करते हैं कि पेशेंट जो है उसका मूड कैसा है, पेशेंट का मूड कैसा है, कहने का मतलब पेशेंट का मूड नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये चेक किया जाता है। मतलब पेशेंट लेबाइल है या पेशेंट सैड है या पेशेंट डिप्रेस है, इसको किसके द्वारा किस में चेक किया जाता है, मूड एंड अफेक्ट चेक किया जाता है पेशेंट का। क्योंकि अगर पेशेंट का मूड स्टेबल नहीं है, कभी पेशेंट सैडनेस शो कर रहा है, कभी पेशेंट हैप्पीनेस वाली कंडीशन शो कर रहा है, तो मतलब क्या है, मूड पेशेंट का एलिवेट है, डिस्टर्ब है। देन इसके अलावा परसेप्शन नेक्स्ट और फिफ्थ इंपोर्टेंट कंपोनेंट होता है एमएससी परफॉर्म करने का, परसेप्शन। क्योंकि परसेप्शन क्या है, परसेप्शन अगर परसेप्चुअल एबनॉर्मलिटी है मतलब माइंड के कंपोनेंट क्या है, डिस्टर्ब है। तो नेक्स्ट चेक किया जाता है पेशेंट के अंदर कि अवेलेबिलिटी ऑफ परसेप्चुअल डिसऑर्डर सच एज इल्यूजन और हेलुसिनेशन, कि पेशेंट के अंदर हेलुसिनेशन या इल्यूजन तो नहीं है, यह चेक किया जाता है। देन उसके बाद में प्यारे बच्चों लास्ट नंबर पे आता है, क्या आता है प्यारे बच्चों, लास्ट पे आता है कोग्निटिव फंक्शनिंग एबिलिटी, मतलब पेशेंट की जो थिंकिंग नॉर्मल रीजनिंग जो एबिलिटी है क्या चेक की जाती है, इसके अंदर रीजनिंग जो एबिलिटी है उसको असिस्ट किया जाता है। मतलब पेशेंट की जनरल थिंकिंग एबिलिटी और बिहेवियर पैटर्न को असिस्ट किया जाता है। तो ये वो 6 कंपोनेंट होते हैं प्यारे बच्चों, ये वो 6 कंपोनेंट होते हैं प्यारे बच्चों जिसके द्वारा क्या परफॉर्म की जाती है प्यारे बच्चों, उसके द्वारा क्या परफॉर्म की जाती है, एमएससी परफॉर्म की जाती है। तो एमएससी को परफॉर्म करने का, मेंटल स्टेटस को आइडेंटिफाई करने का कितने कंपोनेंट होते हैं, 6 कंपोनेंट होते हैं। जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, स्पीच, थॉट, मूड एंड अफेक्ट, परसेप्शन और कॉग्निशन और फंक्शन, इसके अंदर क्या क्या चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, यह भी अपन ने 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया। अब इससे अपने को क्या पता लग जाएगा, कंप्लीट असेसमेंट अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा पेशेंट का, और अपने को पेशेंट के हेल्थ के रिगार्डिंग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, क्या बनाएंगे, डायग्नोसिस। क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, डायग्नोसिस। वह डायग्नोसिस क्या होता है, नेक्स्ट क्या आता है डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस का मतलब होता है क्लिनिकली जजमेंट। क्या करना, क्लिनिकली जजमेंट अबाउट पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम, कि पेशेंट की हेल्थ को प्रॉब्लम करने के लिए, पेशेंट की हेल्थ की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना, क्लिनिकली पेशेंट को जज करना, क्लिनिकली पेशेंट को डिफाइन करना, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वो कहलाता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या किया जाता है कि पेशेंट को क्लिनिकली जज किया जाता है अबाउट द पेशेंट एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब कि पेशेंट को क्लिनिकली डिफाइंड किया जाता है कि पेशेंट के अंदर क्या एक्चुअल और क्या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम है, इश्यूज है, मतलब क्या वास्तविकता में प्रॉब्लम है, क्या संभावित प्रॉब्लम है, ये क्या कहलाता है डायग्नोसिस। और इस डायग्नोसिस को ठीक करने के लिए क्या की जाती है, प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग प्रायोरिटीज ऑफ केयर, कि प्लानिंग के अंदर क्या इन्वॉल्व की जाती है, कि मतलब सेट की जाती है, क्या सेट की जाती है, प्रायोरिटीज ऑफ केयर। प्लानिंग के बेस पे क्या प्रोवाइड करवाई जाती है, केयर प्रोवाइड करवाई जाती है पेशेंट को, मतलब कौन सी केयर पहले देनी है, कौन सी केयर बाद में प्रोवाइड, मतलब जो पेशेंट को जो भी अपन केयर देते हैं उसकी सारी की सारी जो प्लानिंग होती है, इस प्लानिंग के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, जो इसका एक तरीके से सिस्टमेटिक जो वे होता है प्रोवाइड करवाने का केयर, वो किसके अंदर होता है, प्लानिंग के अंदर। देन इम्प्लीमेंटेशन में जो प्लान अपन ने बनाया है उसको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब रियल में जो साइकेट्रिक जो नर्स है जो केयर जो प्रोवाइड करवाने का काम करती है वो कौन सी स्टेप में करती है, इम्प्लीमेंटेशन में। और इवेल्युएशन क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है, इवेल्युएशन में इवेल्युएट किया जाता है कि जो प्रोवाइड की गई केयर इफेक्टिव है या नहीं है। तो ये था आपके नर्सिंग प्रोसेस जिसमें अपन ने पढ़ा असेसमेंट क्या होता है,
असेसमेंट कैसे करते हैं। अब असेसमेंट में डाटा कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, मैनी सोर्सेज से किए जाते हैं, सोर्सेज कौन कौन से उनके बारे में डिस्कस किया। फिर अपन ने पढ़ा कि एक इंपॉर्टेंट सोर्सेज होता है एमएससी, जिसके द्वारा असेसमेंट कंप्लीट किया जाता है। अब एमएससी के बारे में पढ़ा, एमएससी होती क्या है, फिर एमएससी के कंपोनेंट क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर नेक्स्ट जो नर्सिंग प्रोसेस की स्टेप आती है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है, क्लिनिकली जज करना पेशेंट की हेल्थ, जो एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम है, पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम है उसको। फिर प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर क्या क्या, प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ प्रायोरिटीज टू प्रोवाइड केयर, कि पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवाने के लिए प्रायोरिटीज सेट करना क्या कहलाती है, नर्सिंग प्रोसेस की कौन सी स्टेप कहलाती है, थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती है और प्लानिंग कहलाती है। और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या किया जाता है, जो प्लानिंग जो होती है उसको क्या किया जाता है, पेशेंट पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और देन उसके बाद में इवेल्युएशन में जो आपने केयर प्रोवाइड करवाई है वो इफेक्टिव है या नहीं है। और यहीं पर अपना आज का जो ये टॉपिक था वो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय।